प्रणाम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है गबन श्रृंखला के इस नए वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले उन भागों को देखें, उसके बाद इस कहानी को आगे सुनें। पिछले भाग में हमने देखा कि रमानाथ का पता लगते ही जालपा कलकत्ते के लिए निकलती है। देवी दीन ने चाय की दुकान उसी दिन से बंद कर दी थी और दिन भर उस अदालत की खाक छानता फिरता था जिसमें डकैती का मुकदमा पेश था और रमानाथ की शहादत हो रही थी। 3 दिन रमा की शहादत बराबर होती रही और तीनों दिन देवी दीन ने ना कुछ खाया और न सोया। आज भी उसने घर आते ही कुर्ता उतार दिया और एक पंखियां लेकर झलने लगा। फागुन लग गया था और कुछ कुछ गर्मी शुरू हो गई थी, पर इतनी गर्मी ना हुई थी कि पसीना बहे या पंखे की जरूरत हो। अफसर लोग तो जाड़ों में कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवी दीन पसीने में तर था। उसका चेहरा, जिस पर निष्कपट बुढ़ापा हंसता रहता था, खिसियाया हुआ था, मानो बेगार से लौटा हो। जग्गू ने लोटे में पानी लाकर रख दिया और बोली, चिलम रख दूं? देवी दीन की आज 3 दिन से यह खातिर हो रही थी। इसके पहले बुढ़िया कभी चिलम रखने को न पूछती थी। देवी दीन इसका मतलब समझता था। बुढ़िया को सदै नेत्रों से देखकर बोला, नहीं, रहने दो, चिलम ना पीऊंगा। जग्गू ने कहा, तो मुंह हाथ धो लो, गर्द पड़ी हुई है। देवी ने कहा, धो लूंगा, जल्दी क्या है। बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुक थी, पर डर रही थी कहीं देवी दीन झुंझला न पड़े। वह उसकी थकान मिटा देना चाहती थी, जिससे देवी दीन प्रसन्न होकर आप ही आप सारा वृतांत कह चले। तो कुछ जलपान तो कर लो, दोपहर को भी तो कुछ नहीं खाया था। मिठाई लाऊं? लाओ, पंखी मुझे दे दो। देवी दीन ने पंखियां दे दी। बुढ़िया झलने लगी। 2-3 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद देवी दीन ने कहा, आज भैया की गवाही खत्म हो गई। बुढ़िया का हाथ रुक गया। बोली, तो कल से वह घर आ जाएंगे? देवी ने कहा, अभी नहीं छुट्टी मिल जाती, यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा। और वह यहाँ आने ही क्यों लगे? कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, घोड़े पर चढ़े चढ़े घूमेंगे। मगर है बड़ा पक्का मतलबी। 15 बेगुनाहों को फंसा दिया, 5-6 को तो फांसी हो जाएगी, औरों को 10-12 साल की सजा मिल रखी है। इसी के बयान से मुकदमा साबित हो गया। कोई कितनी ही जिरह करे, क्या माजाल जरा भी हिचकिचाए? अब एक भी न बचेगा। किसने कर्म किया किसने नहीं किया, इसका हाल तो देव जाने, पर मारे सब जाएंगे। घर से भी तो सरकारी रुपया खाकर भागा था, हमें बड़ा धोखा हुआ। जग्गू ने मीठे तिरस्कार से देखकर कहा, अपनी नेकी बदी अपने साथ है, मतलबी तो संसार है, कौन किसके लिए मरता है? देवी दीन ने तीव्र स्वर में कहा, अपने मतलब के लिए जो दूसरों का गला काटे, उसको जहर देना भी पाप नहीं है। सहसा 2 प्राणी आकर खड़े हो गए। एक गोरा खूबसूरत लड़का था, जिसकी उम्र 15-16 साल से ज्यादा न थी। दूसरा अधेड़ था और सूरत से चपरासी मालूम होता था। देवी दीन ने पूछा, किसे खोजते हो? चपरासी ने कहा, तुम्हारा ही नाम देवी दीन है ना? मैं प्रजामित्र के दफ्तर से आया हूँ। यह बाबू उन्हीं रमानाथ के भाई हैं जिन्हें शतरंज का इनाम मिला था। यह उन्हीं की खोज में दफ्तर गए थे। संपादक जी ने तुम्हारे पास भेज दिया तो मैं जाऊं ना? यह कहता हुआ वह चला गया। देवी दीन ने गोपी को सर से पांव तक देखा। आकृति रमा से मिलती थी। बोला, आओ बेटा, बैठो, कब आए घर से? गोपी ने एक खटिक की दुकान पर बैठना शान के खिलाफ समझा। खड़ा खड़ा बोला, आज ही तो आया हूं, भाभी भी साथ है, धर्मशाले में ठहरा हुआ हूं।
देवी दीन ने खड़े होकर कहा, तो जाकर बहू को यहीं लाओ ना। ऊपर तो रमा बाबू का कमरा है ही, आराम से रहो। धर्मशाले में क्यों पड़े रहोगे? नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ, यहाँ सब तरह का आराम है। उसने जग्गू को यह खबर सुनाई और ऊपर झाड़ू लगाने को कहकर गोपी के साथ धर्मशाले चल दिया। बुढ़िया ने तुरंत जाकर झाड़ू लगाया, लपक कर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लाई, सुराही में पानी भरकर रख दिया। फिर अपना हाथ मुंह धोया, एक रंगीन साड़ी निकाली, गहने पहने और बन ठन कर बहू की राह देखने लगी। इतने में फिटन भी आ पहुंची। बुढ़िया ने जाकर जालपा को उतारा। जालपा पहले तो साग भाजी की दुकान देखकर कुछ झिझकी, पर बुढ़िया का स्नेह स्वागत देखकर उसकी झिझक दूर हो गई। उसके साथ ऊपर गई तो हर एक चीज इसी तरह अपनी जगह पर पाई, मानो अपना ही घर हो। जग्गू ने लोटे में पानी रखकर कहा, इसी घर में भैया रहते थे बेटी। आज 15 रोज से घर सूना पड़ा है। मुंह हाथ धोकर दही चीनी खा लो ना बेटी। भैया का हाल तो अभी तुम्हें मालूम ना हुआ होगा। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम हुआ। वहां जो पत्र छपता है, वहां मालूम हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवी दीन भी ऊपर आ गया था। बोला, गिरफ्तार तो किया था, पर अब तो वह एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में अब उन पर कोई मुकदमा ना चलेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिल जाए। जालपा ने गर्व से कहा, क्या इसी डर से वह सरकारी गवाह हो गए हैं? वहां तो उन पर कोई मामला ही नहीं है, मुकदमा क्या चलेगा? देवी दीन ने डरते डरते कहा, कुछ कुछ रुपए पैसे का मामला था ना? जालपा ने मानो आहत होकर कहा, वह कोई बात न थी। ज्यों ही हम लोगों को मालूम हुआ कि कुछ सरकारी रकम उनसे खर्च हो गई, उसी वक्त पहुंचा दी। यह व्यर्थ घबराकर चले आए और फिर ऐसी चुप्पी साधी कि अपनी खबर तक न दी। देवी दीन का चेहरा जगमगा उठा, मानो किसी व्यथा से आराम मिल गया हो। बोला, तो यह हम लोगों को क्या मालूम? बार बार समझाया कि घर खत पत्तर भेज दो, लोग घबराते होंगे, पर मारे शर्म के लिखते ही न थे। इसी धोखे में पड़े रहे कि प्रयागराज में मुकदमा चल रहा होगा। जानते तो सरकारी गवाह क्यों बनते? सरकारी गवाह का आशय जालपा से छिपा ना था। समाज में उसकी जो निंदा और अपकीर्ति होती थी, वह भी उससे छिपी न थी। सरकारी गवाह क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह उन्हें प्रलोभन दिया जाता है, किस भांति वह पुलिस के पुतले बनकर अपने ही मित्रों का गला घोटते हैं, यह उसे मालूम था। मगर आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर सत्य का उद्घाटन करे, छल और कपट का आवरण हटा दे, तो वह सज्जन है। उसके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मगर शर्त यही है कि वह अपनी गोष्ठी के साथ किए का फल भोगने को तैयार रहे। हंसता खेलता फांसी पर चढ़ जाए तो वह सच्चा वीर है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए इस स्वार्थ के नीच विचार से, दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों से दगा करे, तो वह आस्तीन का सांप बन जाए। वह कायर है, पतित है, बेहया है। विश्वासघात डाकुओं और समाज के शत्रुओं में भी उतना ही हेय है जितना किसी अन्य क्षेत्र में। ऐसे प्राणी को समाज कभी क्षमा नहीं करता, कभी नहीं। जालपा इसे खूब समझती थी। यहाँ तो समस्या और भी जटिल हो गई थी। रमा ने दंड के भय से अपने किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला था। उसमें कम से कम सच्चाई तो होती, निंदे होने पर भी आंशिक सच्चाई का एक गुण तो होता। यहाँ तो उन पापों का पर्दा खोला गया था जिनकी हवा तक उसे न लगी थी। जालपा को सहसा इसका विश्वास न आया। अवश्य कोई न कोई बात और हुई होगी जिसने रमा को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर कर दिया होगा। सकुचाती हुई बोली, क्या यहाँ भी कोई बात हो गई थी? देवी दीन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला, कोई बात नहीं। यहाँ वह मेरे साथ ही प्रयागराज से आए। जब से आए यहाँ से कहीं गए ही नहीं, बाहर निकलते ही न थे।
बस एक दिन निकले और उस दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक सिपाही को आते देखकर डरे कि मुझी को पकड़ने आ रहा है, भाग खड़े हुए। उस सिपाही को खटका हुआ, उसने सुबह में गिरफ्तार कर दिया। मैं भी उनके पीछे थाने में पहुंचा। दरोगा पहले तो रिश्वत मांगते थे, मगर जब मैं घर से रुपए लेकर गया तो वहां और ही गुल खिल चुका था। अफसरों में न जाने क्या बातचीत हुई, उन्हें सरकारी गवाह बना लिया। मुझसे तो भैया ने यही कहा कि इस मामले में बिल्कुल झूठ ना बोलना पड़ेगा। पुलिस का मुकदमा सच्चा है, सच्ची बात कह देने में क्या हर्ज है। मैं चुप ही रहा, क्या करता। जग्गो बोली, न जाने सबों ने कौन सी बूटी सुंघा दी। भैया तो ऐसे ना थे, दिन भर अम्मा अम्मा करते रहते थे। दुकान पर सभी तरह के लोग आते थे, मर्द भी औरत भी। क्या मजाल कि किसी को आंख उठाकर देखा हो। देवी ने कहा, कोई बुराई न थी, मैंने तो ऐसा लड़का देखा ही नहीं। उसी धोखे में आ गए। जालपा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा, क्या उनका बयान हो गया। देवी बोला, हाँ, 3 दिन बराबर होता रहा, आज खत्म हो गया। जालपा ने उद्विग्न होकर कहा, तो अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उनसे मिल सकती हूँ। देवी दीन जालपा के इस प्रश्न पर मुस्कुरा पड़ा, बोला, हाँ, और क्या, जिससे जाकर भांडा फोड़ कर दो, सारा खेल बिगाड़ दो। पुलिस ऐसी गधी नहीं है, आजकल उनसे कोई नहीं मिल पाता, कड़ा पहरा रहता है। इस प्रश्न पर इस समय और कोई बात ना हो सकती थी। इस गुत्थी को सुलझाना आसान न था। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।